ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिल जाती है, तो जरूर आप लोग ये पढ़ा करिएगा। दो राहें पर खड़ा अमेरिका। अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर क्या हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। किस पर? डोनाल्ड ट्रंप पर। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को राजनीति में फैल रहे बैरभाव पर सोचने को विवश किया है। गोली निशाने पर लग जाती तो कटुता के इस माहौल में क्या हो सकता था, इसकी कल्पना करना भी भयावह है। इसलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले की कड़ी निंदा की और लोगों से हिंसक बयानबाजी रोकने की अपील भी की। ट्रंप ने भी हमले के बाद कहा कि वह अपने रिपब्लिकन पार्टी के महाधिवेशन के भाषण में देश से एकजुट होने की अपील करेंगे। दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता, राजनीतिक पंडित और मीडिया सभी इस समय समझदारी की बातें कर रहे हैं और लोगों को याद दिला रहे हैं कि लोकतंत्र और आप देखेंगे हिंसा साथ साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे का विलोम है। और ट्रंप पर हमले की दुनिया भर के नेताओं ने एक स्वर में निंदा भी की है। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका तो इस समय आप देखिए, चुनाव हार जाता है किसी के सामने तो उसे वो दुश्मन समझने लगता है। अमेरिका में आप देखेंगे कि जब जब सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर आपसी विरोध बढ़ा, तब तक राजनैतिक हत्याएं और दंगे फसाद हुए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब दासता उन्मूलन के मुद्दे पर उत्तर दक्षिण में बंट गया, तब दासता उन्मूलन के पक्षधर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या हुई। पिछली सदी के 7वें दशक में जब नागरिक अधिकार आंदोलन को लेकर आपसी मतभेद बढ़े, तब राष्ट्रपति जॉन कैनेडी और सेनेटर रॉबर्ट कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग की हत्याएं हुई हैं। पिछले सदी के 8वें दशक में वियतनाम युद्ध को लेकर फैली वैचारिक कटुता के बीच 2 बार राष्ट्रपति जेरल्ड फोर्ड पर जानलेवा हमले हुए, और 1981 में आर्थिक संकट को लेकर फैली कड़वाहट के बीच राष्ट्रपति रेगन पर हमला हुआ। विडंबना है कि दुनिया में सबसे अच्छी आर्थिक और सामरिक स्थिति के बावजूद अमेरिका इस समय सबसे गंभीर वैचारिक और राजनीतिक संकट के दौर में है। उसकी अर्थव्यवस्था कोविड के बाद से सबसे शक्तिशाली होकर उभरी है और बेरोजगारी न्यूनतम बिंदु पर है। महंगाई काबू में आ रही है, ब्याज दरें घटने वाली हैं। चीन की कोशिश के बावजूद डॉलर और अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व कायम है, फिर भी आधी अमेरिकी जनता को पट्टी पड़ा दी गई और उनका देश तीसरी दुनिया का देश बन चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप समर्थकों को लगता है कि बाइडेन सरकार देश के दरवाजे अपराधी और पागल आप्रवासियों की भीड़ के लिए खोलकर उनकी संस्कृति और मूल्य नष्ट करने पर तुली है। डेमोक्रेटिक पार्टी को वे उस डीप स्टेट या फिर नौकरशाही तंत्र का हिस्सा मानते हैं जो जलवायु परिवर्तन रोकने के नाम पर टैक्स बढ़ाकर देश को बर्बाद करना चाहता है। दूसरी ओर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों को लगता है कि ट्रंप की जीत लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही ला देगी, और ट्रंप के चुनने जानते ही आप देखेंगे कि इसमें जाते ही अमेरिका में कयामत आ जाएगी। और ट्रंप अपने विरोधियों को कीड़े मकोड़े कहते हैं, जबकि बाइडेन ट्रंप को फांसी तानाशाह और अपराधी कहते हैं। लोकतंत्र में विरोधी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है और हमारे देश में भी होती रहती है, पर अमेरिका की समस्या यह है कि वहां जनसंख्या से भी अधिक है। और आए दिन आप सुनते रहते हैं ना कि स्कूल में गोली चली, यहां चली, वहां चली। एक आम वयस्क नागरिक आत्मरक्षा के लिए सुपर बाजार से गन खरीद सकता है। अमेरिका में मानसिक बीमारों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे सामाजिक परिवेश में इंटरनेट मीडिया पर विरोधियों का दानवीकरण कच्चे मानसिक संतुलन वाले लोगों की राजनीतिक हिंसा के लिए प्रेरित कर सकता है और कर भी रहा है। ट्रंप पर हमला करने वाला टॉमस मैथ्यू क्रुक्स इसी की मिसाल है। और अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनेता और उनके समर्थक इस घटना से सबक लेकर दूसरे का दानवीकरण करने और हिंसा उकसाने वाली बयानबाजी से बाज आने को तैयार हैं। ट्रंप और उनके समर्थक अभी तो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें चुनाव प्रचार में चरितार्थ कर पाएंगे? चुनाव प्रचार की दिशा इस समय ट्रंप के हाथों में है।
बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि रिपब्लिकन पार्टी अधिवेशन में अपनी उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए ट्रंप किस अंदाज में क्या कहेंगे। क्या हिंसा उकसाने के मामले में सबसे अधिक उंगलियां उन्हीं पर उठती रही हैं। ऐसी कुछ घटनाएं को बाइडेन ने गिनाया भी, जैसे लोगों को अमेरिका संसद पर धामा बोलने और अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्र सभापति नैन्सी पेलोसी के घर में घुसकर उनके पति पर हमले के लिए, या फिर मिशिगन की गवर्नर के अपहरण के लिए उकसाना। हमले के कारण इस समय ट्रंप की लोकप्रियता उछाल पर है, परंतु हमले के बाद रीगन की लोकप्रियता में आए उछाल की तरह वह कुछ हफ्तों में नीचे आ सकती है, और उस सूरत में ट्रंप और उनके समर्थक कितना संयम बरतेंगे। दूसरी तरफ बाइडेन और उनके समर्थक लोकप्रियता में ट्रंप से पिछड़ने के कारण भारी दबाव में हैं। ऐसे में क्या वे नफरती बयानबाजी से वोट पाने के लोभ का संवरण कर पाएंगे। अभी तो आप देखिए अमेरिकी मीडिया में संयम भरे संपादकीय छप रहे हैं, पर क्या यह संयम चुनाव प्रचार में की गर्मी झेल पाएगा। और आप देखिए कि अमेरिका को इस समय इस तरह के कई प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। वहीं यूरोपीय देशों, चीन और भारत को एक बार फिर ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियों के लिए कमर कसनी है, क्योंकि हमले के बाद उनके जीतने की संभावना प्रबल हो गई है। भारत समेत हर लोकतांत्रिक देश को अपने यहाँ राजनीति में बढ़ती वैरभाव और हिंसा तथा इंटरनेट मीडिया के जरिए फैलती उसकी गूंज के प्रभाव से निपटने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक शोध संस्था शिकागो प्रोजेक्ट के हाल के सर्वेक्षण से पता चला है कि अमेरिका के 10% लोगों ने ट्रंप को सत्ता में आने से रोकने और 7% ने उन्हें सत्ता में लाने के लिए बल प्रयोग को सही ठहराया। लोकतंत्र में मनचाही सत्ता के लिए वोट की जगह लाठी के प्रति बढ़ता लोगों का यह विश्वास खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा परहेई मानने वाले अमेरिका के लिए ही नहीं, हर लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। अब आप देखिए सवालों से घिरी हुई प्रशासनिक सेवा। इस समय आप देख रहे हैं कि यूपीएससी पर भी बहुत सिलेक्टेड है, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर प्रकरण ने देश की प्रशासनिक सेवा की कई संस्थाओं के कारनामों को एक साथ उजागर कर दिया। पूजा खेड़कर अभी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उनकी यह ट्रेनिंग अगले साल जुलाई में पूरी होगी। इस दौरान उन्हें फील्ड ट्रेनिंग के लिए असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पुणे यानी कि महाराष्ट्र भेजा गया, और वहां आप देखते जाती उन्होंने सभी नियम कायदे और नैतिकता को ताक पर रख ऐसे काम किए जो देश की पूरी प्रशासनिक सेवा के लिए कलंक कहे जा रहे हैं। और देखिए आप लोग जब ये लोग तैयारी करते हैं तो उस समय कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जैसे ही पद मिलता है तो लाटशाही भी झलकने लगती है। उन्होंने वहां जाते ही लाल बत्ती लगी, सरकारी गाड़ी, एक अलग ऑफिस, घर और चपरासी इत्यादि की मांग की, और यहां तक आप देखेंगे कि अपनी निजी गाड़ी ऑडी गाड़ी पर खुद ही अवैध रूप से लाल बत्ती भी लगवा ली, और जबकि उस गाड़ी के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन के दर्जन भर मामले दर्ज हैं, जुर्माना तक बकाया है। बीते दिनों उसे जब्त कर लिया गया, और आईएएस अधिकारी बनने के बाद उन पर ऐसा नशा छाया कि पुणे में तैनात एक अन्य अफसर के कार्यालय में से जबरन उनका नाम हटाकर अपने नेम प्लेट लगा दी। आप सोचिए, अपने आप को वो राजा भी समझने लगी। हालांकि इस प्रकरण के सामने आना एक मायने में सही साबित हुआ। इस प्रकरण से न जाने कितने ज्वलंत प्रश्न खुलकर सामने आ गए। पहला तो सवाल तो यह, पूजा खेड़कर को ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे मिल गया जब उनकी खुद की संपत्ति 17 करोड़ रुपए दर्ज है। उनके पिता भी एक पूर्व अधिकारी होने के साथ साथ राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए और आय 43 लाख रुपए वार्षिक दिखाई। यह ठीक है कि पूजा खेड़कर ओबीसी समुदाय से आती हैं, लेकिन 8 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले तो क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं। ऐसे लोग आरक्षण के हकदार नहीं होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें ओबीसी प्रमाण पत्र गलत तरीके से दिया गया है, और इसके अलावा उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा ओबीसी कोटे के साथ साथ दिव्यांग उम्मीदवार के रूप में पास की है। आप सोचिए ये भी कहां से। और आप देखते हैं कि ऐसे किसी सर्टिफिकेट के मामले में सत्यापन के लिए विशेष मेडिकल परीक्षा होती है, परंतु यूपीएससी द्वारा कई बार बुलाने पर भी वह इसके लिए नहीं गई। हर बार एक नया बहाना बनाती रही। फिर उन्होंने खुद को दिव्यांग साबित करने के लिए एक निजी क्लिनिक से प्रमाण पत्र बनवा कर पेश कर दिया, और इस तरह के मामले बहुत सारे हैं। अब आप देखिए जांच हो तो सामने आए। यह मामला यूपीएससी की तरफ से कोर्ट में भी गया, लेकिन इसके बावजूद निजी क्लिनिक वाला उनके प्रमाण पत्र मान हो गया। आखिर यह कैसे स्वीकार हो गया, यह किस के दबाव में किया गया। ओबीसी और दिव्यांगता के वर्ग में उनकी रैंक 440 थी, यानी उनके ऊपर अन्य मेधावी और सक्षम उम्मीदवार थे, पर उन्हें जगह। तो यह ओबीसी वर्ग के दूसरे छात्रों की हक मामला भी है।
निश्चित रूप से यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए ओबीसी के पैमाने से लेकर उन सभी मानकों की भी अनदेखी है जिनका उल्लंघन करते हुए आईएएस बन गई। ऐसे लोग मेरिट की कीमत पर लगातार जगह बना रहे हैं। इस प्रकरण में एक बात साफ नजर आ रही है कि बिना राजनीतिक प्रशासनिक साठगांठ के पूजा खेड़कर यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। आईएएस बनने के लोभ में वह वक्त से पहले भटक गई और उन सुविधाओं की मांग करने लगी जो आप देखेंगे प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए ज्यादातर अफसर करते हैं। आखिर उनके जैसे अधिकारी जनता की सेवा कैसे करेंगे? वह ऐसी अकेली अधिकारी नहीं है। उनसे पहले इस सूची में कई नाम दर्ज हैं जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम मामले दर्ज हैं, चाहे अभी जेल में बंद हो आईएएस पूजा सिंघल हो या मध्य प्रदेश के आईएएस दंपत्ति। दरअसल नौकरशाही का कोई विभाग इससे अछूता नहीं है। अगर हाल का उदाहरण लें तो 3 वर्ष पहले जिस आईपीएस अधिकारी ने यूपीएससी की इथिक्स यानी नैतिकता के प्रश्न पत्र में सबसे ज्यादा नंबर पाए थे और उसकी अगले वर्ष की परीक्षा में उसे नकल करते पकड़ा गया, इससे जाहिर होता है कि भारत जैसे विशाल देश को एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था देने वाली इस स्टील फ्रेम में बहुत तेजी से और पढ़ने के बाद अब सोचिए इस तरह के काम करते हैं तो बड़ा हंसी आती है और फिर लगता है कि इन्होंने परीक्षा के उद्देश्य से ही पढ़ा है, इंसान बनने के उद्देश्य से पढ़ा है। हमें सदियों पुरानी है, इसकी समृद्धि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। विभाजन ने इसे इतना जर्जर कर दिया कि हम हजारों साल तक कभी मुगलों तो लगभग वैसे ही विभाजन आज हमारी प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश कर चुका है। राजनीति और नौकरशाही का गठजोड़ इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है और इससे छुटकारा पाने के लिए देश की नौकरशाही के मौजूदा रूप यानी कि उसकी शर्तों से लेकर ट्रेनिंग और सुविधाओं में तुरंत सुधार करना होगा। नौकरी की सुरक्षा और सुविधाएं ही बार बार पूजा खेड़कर जैसे अधिकारियों को जन्म देती हैं। यह यदि देश को कोई देना है तो पूजा खेड़कर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि खास नियम आड़े नहीं आता है। इसके साथ ही से खेड़कर पर लगे आरोपों की जांच के लिए जो समिति बनाई उस अब इन पर लगे जो उन पर आप देखते हैं कि समिति बनाई गई आरोपों की जांच करने के लिए उसका यह दायित्व भी बनता है कि उनके मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर ओबीसी सर्टिफिकेट देने के मामलों की जांच करे, क्योंकि यह प्रकरण यूपीएससी और कार्मिक मंत्रालय के साथ साथ देश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की शाख का भी है। लेखक भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे हैं, प्रेमपाल शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और देखिए भरोसा बच्चों का बना रहे, इसके लिए भी जरूरी है कि इस तरह की जांच हो, ईमानदारी से जांच हो। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। खुशी को पहचाने। आज आप देखिए आवेश, उत्तेजना एवं चंचलता से जीवन की धारा बदल गई और इसलिए मन में अशांति बढ़ रही है। हमने खुद को कई गैर जरूरी चीजों से घेर रखा है जो गाहे बगाहे हमें भटकाती ही है। हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं एवं तत्काल खुशी चाहते हैं और इसके लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। वास्तव में जो चाहते हैं उसे पाना सफलता है, जो मिला है उसे चाहना खुशी है। व्यक्ति में आप देखिए शक्तियों का अकूत भंडार है। शक्तियों को जगाकर और इनका उपयोग कर व्यक्ति अनेक परिस्थितियों को सह सकता है। भविष्य की चिंता में खोने वाला व्यक्ति वर्तमान के सुख को भूलता जा रहा है। कल्पनाओं का हवाई महल निर्मित कर दुख का जाल बुनता जा रहा है और आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति अपने व्यक्ति सपने तो देखे, उसमें रंग भी भरे। विशिष्टता का बीज हमारे अंदर है, अर्थात शक्ति का स्रोत हम खुद हैं और हम अपनी शक्ति का उपयोग तभी कर सकेंगे जब उसे पहचानेंगे। केवल हवाई बातें करने से कुछ हाथ नहीं आता है। योजना की गाड़ी पर सवार होकर ही लक्ष्यों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए योजना पर भरोसा रख उस पर काम भी करना होगा। सफलता का कोई और रास्ता ही नहीं और जीवन में आप देखिए असंभव कुछ भी नहीं है। यही विश्वास मनुष्य के सफल जीवन का सूत्र है। इसके लिए धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास जरूरी है और नए लक्ष्य की चाह रखने वालों को रास्ते भी नए तय करने पड़ते हैं और हर रोज एक ही रास्ते पर चलने से देखे हुए नज़ारे ही दिखते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम नज़ारे नए देखना चाहते हैं पर पुराने रास्तों को छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो पहले से नहीं है तो उसके लिए करना भी कुछ ऐसा ही होगा जो पहले कभी नहीं किया। और जब व्यक्ति के भीतर कुछ करने की
चाह जागृत हो जाती है तो वह असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मैं आप लोगों से कह भी रहा हूं कि देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, दिखावा बंद कर दीजिए। जो हकीकत है उसी को देख कर रहिए। और मुझे लगता है कि जो समस्याएं हैं 90 से 95% तो दिखावे के कारण है, जो है ही नहीं है वो कल्पनाएं करके हम लोग बैठे हुए हैं। तो हकीकत में जिया करिएगा और हकीकत में रहा करिएगा, ठीक है। ये हानिकारक खाद्य पदार्थ, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यह सही निर्देश दिया कि वे अपने यहाँ हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकें और उनके स्थान पर पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं। लेकिन इस निर्देश मात्र से स्थिति में शायद ही कोई परिवर्तन हो, और इसका अंदेशा इसलिए है क्योंकि यूजीसी की ओर से ऐसी पहल पहले भी की जा चुकी है और संभवतः पहले दिए गए निर्देशों की अनदेखी के कारण ही उसे फिर से निर्देश देने की आवश्यकता पड़ रही है। और जो भी हो, आवश्यकता केवल यह नहीं है कि शिक्षण संस्थाओं में हानिकारक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को नियंत्रित किया जाए, और इसी के साथ यह भी जरूरी है कि सेहत के लिए हानिकारक माने जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विचलन यथासंभव सीमित किया जाए, क्योंकि बच्चों और युवाओं में ऐसे खाद्य पदार्थ लोकप्रिय होते जा रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। विभिन्न अध्ययनों में बार बार यह सामने आ रहा है कि जंक फूड कहे जाने वाले खाद्य पदार्थ युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके चलन को कम करने के लिए जैसे उपाय किए जाने चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं। और इससे भी खराब बात यह है कि आवश्यक नियम कानून के अभाव में सेहत के लिए हानिकारक डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ती जा रही है। और आप देखिए, प्रोसेस्ड फूड यानी कि प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री का उपयोग तो तब भी स्वीकार है, लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का निर्मित उपभोग तो एक तरह से बीमारियों को नियंत्रित है। समस्या यह है कि उनका भी चलन तेजी से बढ़ रहा है, और कई बार आप देखिए यह देखने में भी आ रहा है कि ऐसे खाद्य पदार्थ बनाने वाले तय मानकों की उपेक्षा ही करते हैं। अपने देश में खाद्य पदार्थों के संदर्भ में जो नियम कानून है उनकी अनदेखी ही अधिक होती है, और इसी का दुष्परिणाम है कि देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। और आप देखेंगे कि ऐसा नियामक और निगरानी संस्थाओं की सुस्ती और लापरवाही के चलते हो रहा है। एक चिंताजनक बात यह भी है कि हानिकारक घोषित सामग्री का सरोगेट विज्ञापनों के जरिए खुलकर प्रचार किया जा रहा है। अब तो ऐसे विज्ञापन अनेक जानी मानी हस्तियां भी कर रहे हैं। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है कहाँ क्या गलत हो रहा है। निश्चित रूप से सेहत की चिंता करना केवल सरकारों और उनकी एजेंसियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, इसके प्रति कहीं ना कहीं आम जनता को भी जागरूक होना होगा। और इस सब के बावजूद इतना तो है ही कि जिन सरकारी संस्थाओं को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, वे अपना काम सही से करें। और ऐसी संस्थाएं दावा चाहे जो करें, सच यह है कि वे अपना काम सही तरह नहीं कर रही हैं। एक बात आपको मालूम है, देखिए सट्टे का, गैमलिंग का, देखिए बड़े बड़े एक्टर्स से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां उसका प्रचार कर रही हैं। खाद्य पदार्थों का देख लीजिए आप लोग, सिगरेट का देख लीजिए, दारू का देख लीजिए। क्या मैं सोचता हूं कि आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। और देखिए, यहाँ मैं एक दिन जा रहा था तो मैंने देखा शराब की दुकान पे लिखा है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पता है, फिर भी उसके नीचे लाइन लगी हुई है। इसी तरह गुटखे पर देखिए, आप शराब की बोतल पर देख लीजिए, सिगरेट के डिब्बी पर देख लीजिए, लेकिन लोग फिर भी पढ़ते हैं। भ्रष्टाचार और आम आदमी, बिहार में एक तरफ शासन प्रशासन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार पर हमलावर है। चाहे पुल पुलियां गिरे हों या फिर तटबंधों की मरम्मत में गड़बड़ी हुई हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगता ही रहा है। और गंभीर बात यह है कि अब मंत्री भी सामने मानने लगे हैं कि निचले स्तर तक भ्रष्टाचारी सक्रिय हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का रविवार को अपना आया बयान आम आदमी के जख्म पर थोड़ा मरहम तो लगाता है, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं करता है। मंत्री सिर्फ अपने हिस्से की बात कर रहे थे, भूमाफिया की गिरफ्त में व्यवस्था का सच बता रहे थे। यदि इतना कुछ पता है तो इस तंत्र को निस्तानुभूत करने में हिचक कैसी? सिर्फ कहने से या फिर सिर पीटने से बात नहीं बनेगी। पूरे तंत्र को खंगालने और उस पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आम आदमी चाहे जमीन का मामला हो, योजनाओं के लाभ का मामला हो, ऋण का मामला हो, अनुभव करना चाहता है वह वास्तविक लाभुक है। यदि कुछ योजनाओं का लाभ सीधे उसके खाते से लिंक ना होता
तो कल्पना की जा सकती थी कि भ्रष्टाचार की व्यापकता किस स्तर पर होती। और यदि आप देखें विपक्ष की आलोचनाओं को गंभीरता से लिया जाए तो कई स्तरों पर गड़बड़ी के ढीले पैंच को सका सकता है और आम आदमी अपने जीवन को सरल बनाने की छटपटाहट में इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच से होकर गुजरता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यदि शीर्ष पर बैठे लोगों की दृष्टि इस ओर गई तो आम आदमी को राहत मिलेगी। काम कराने के लिए जगह जगह जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। और आप देखिए सुशासन को धकियाते ऐसे भ्रष्ट तंत्र पर लगातार चोट करने की जरूरत है, लेकिन कितनी हो पा रही है। आप देखिए उद्घाटन होने से पहले ही पुल ढह जा रहा है, पुल गिर जा रहा है। समझ सकते हैं आप लोग क्या स्थिति रही होगी। और आप देखिए राजा महाराजाओं के समय के बने हुए हैं जो अभी तक पुल बने हुए हैं वो चल भी रहे हैं। और आज आप देखिए आज के समय की व्यवस्था, क्योंकि सबका हिस्सा रहता है ना। कामकाजी महिलाओं की सेहत का ध्यान, तो हाल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों और अन्य पक्षों के साथ परामर्श कर महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा नीति से संबंधित है और अदालतों के विचार करने के लिए नहीं। महिलाओं को ऐसी छुट्टी देने के संबंध में अदालत का निर्णय प्रतिकूल और हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से परहेज कर सकता है। वर्तमान में आप देखिए घर की को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महिलाएं कुशल एवं अकुशल श्रमिक के रूप में हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। साथ ही अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही हैं। इस दौरान उन्हें मासिक धर्म में असहनीय पीड़ा के बावजूद काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस दौरान महिलाओं को कई तरह की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। घर के साथ भी कार्यालय में सामान्य दिनों की भांति कार्य कर पाने में सक्षम होती हैं। कई बार तो आप देखिए भी काम के दबाव में और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस दर्द को बर्दाश्त करती रहती हैं। महामारी के दौरान महिला कर्मियों को अवकाश मिले, इस पर लंबे समय से आप देखते हैं कि बहस भी जारी है। इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि महामारी में छुट्टी की मांग करने वाला भारत अकेला देश नहीं है। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और आप देखेंगे कि जापान, वियतनाम, फिलीपींस, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जाम्बिया, इंडोनेशिया और इटली में पहले से ही इन दिनों पेड लीव का नियम है। वहीं भारत में सिर्फ 3 राज्य बिहार, केरल, सिक्किम में मासिक धर्म के दौरान छुट्टी को लेकर नियम है। बिहार पहला ऐसा राज्य है जो 1992 से राज्य की महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म में 2 दिन का विशेष अवकाश दे रहा है। पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने वाली महिलाएं काफी मेहनती होती हैं। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो प्रतिदिन आप देखते हैं कि बस और ट्रेन में घंटों सफर तय कर दूसरे शहरों में काम करने के लिए जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण निजी हॉस्पिटलों का महंगा होना है, और जिसके चलते कामकाजी महिलाएं इन हॉस्टलों में खर्च करने की बजाय प्रतिदिन घंटों का सफर तय करने को मजबूर होती हैं। महामारी के समय घंटों का सफर तय करना असहनीय हो जाता है। दूसरी ओर आप देखिए स्वच्छ शौचालय की सुविधा मुहैया नहीं होने के कारण कार्यस्थल पर महिलाओं का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, और जिसके बारे में आप देखते हैं कि वे किसी से कुछ भी कह भी नहीं पाते हैं। कई बार नौकरी तक छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में अगर भारत में यह नियम लागू होता है तो हर क्षेत्र में नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा होगा। अच्छी बात है। महिलाओं की स्थिति पर आप लोग भी लिखते हैं, कभी आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, कहीं बोलते हैं, लेक्चर देते हैं, तो इन सब का ध्यान रखा करिएगा आप लोग भी। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उत्कृष्ट छात्र ही आए शिक्षण के पेशे में। ये आपने देखा है कि नई शिक्षा नीति आई हुई है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के चिंतन बिंदु आज भी अधिक प्रासंगिक हैं। बहु अधिगम प्रणाली के आदर्श प्रतिमान वर्तमान शिक्षा प्रणाली की भी एक प्रमुख आवश्यकता है। जो एक शिक्षक की भूमिका पर जोर देता है, वह शिक्षार्थी को इस तरह से पोषित करता कि वह एक सक्रिय शिक्षार्थी बन सके और व्यापक स्तर पर समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए सभी मानवीय क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम हो सके। इसलिए शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता जरूरी है, जो हमारे देश की भावी पीढ़ी को नया आकार देगी और शिक्षकों की मजबूत पहचान सुनिश्चित करेगी। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी की बात हो रही है।
2020 का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। और इस भूमिका का कारण यह है कि भारत में शिक्षक समाज का सबसे सम्मानित सदस्य होता था और इसलिए इस प्रतिष्ठित पद के लिए हमें अपनी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की कल्पना नए परिप्रेक्ष्य में करने की जरूरत है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उत्कृष्ट विद्यार्थी ही शिक्षण के पेशे में आए ताकि शिक्षकों को उच्च सम्मान प्राप्त हो सके। और इस दिशा में एनईपी 2020 ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को उचित रूप से मान्यता दी, और जिसमें 21वीं सदी के सीखने के कौशल एवं सामग्री के साथ साथ शिक्षा शास्त्र में उच्च गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण भी शामिल होगा, जो हमारे भावी शिक्षकों को तेजी से बदलते समय की गति के साथ आगे ले जाएगा। और तकनीक का उपयोग, तो आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सूचना आधारित से ज्ञान आधारित की ओर तथा वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संपन्न ज्ञान आधारित शिक्षा के परिवर्तन को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ताकि हमारे भविष्य के शिक्षक तकनीकी क्रांति को अपनाने के लिए तैयार हों। वर्तमान के अनेक घटनाक्रमों में ने स्पष्ट कर दिया कि पारंपरिक शिक्षक और ढांचानुमा तथाकथित विद्यालय धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। देश भर के सभी औपचारिक स्कूल भी वर्चुअल शिक्षण की प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, और अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि 21वीं सदी की नई दुनिया में शिक्षक शिक्षा पर अधिक जिम्मेदारी है, जो वास्तव में आप देखते हैं सीखने का आधार भी है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जागरूकता, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं व मूल्यों के निर्माण एवं अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा व शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन प्रकृति के साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और परंपराओं आदि के प्रति भी जागरूक रहे। इस लक्ष्य के कारण न केवल समृद्ध भारतीय संस्कृति और विरासत को पुनर्स्थापित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि एक जीवंत ज्ञानवान समाज का भी निर्माण होगा। और समस्या के समाधान में निपुणता, तो शिक्षा एक सामूहिक सामाजिक प्रयास है जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए अनुशासित होकर अपनी पूर्ण कार्य क्षमता के साथ समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य बने। और हमारे शिक्षक विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता के आधार है और वे उसके केंद्र में रहते हैं। विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा को किताबों के ज्ञान से आगे बढ़कर शिक्षार्थी द्वारा अपने जीवन में प्रायोगिक रूप पर शिक्षक को कार्य करने की जरूरत है, और यह एक चुनौती है। शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में अध्ययन करने वाली एक संस्था की संबंधित रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि बच्चों में सीखने की क्षमता में अनेक समस्याएं हैं, जो एक गहरा संकट है। हम जानते हैं कि ग्रामीण भारतीय क्षेत्रों में कक्षा 5 के लगभग 50% बच्चे 2 अंक की साधारण घटाव की समस्या को भी हल नहीं कर सकते। यह स्थिति वर्तमान स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तरों पर स्पष्ट नजर आती है। ऐसी चुनौतीपूर्ण समय को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालयी शिक्षकों को इस तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है कि वे किसी भी परिस्थिति को संभालने और समस्या समाधान के लिए कौशल में निपुण हो। और आपने देखा होगा, छात्रों की छोड़िए, शिक्षकों को भी यहाँ बहुत बुरी स्थिति रहती है, उन्हें खुद ही कुछ नहीं आता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले शिक्षक, तो वर्तमान परिदृश्य में एनईपी शिक्षकों के लिए एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम पर जोर देते हुए आशा की एक नईकरण प्रस्तुत करता है, और जिसमें आप देखते हैं कि विद्यार्थियों को शिक्षा के विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराया जाता है, जो संभावित शिक्षकों को महत्वपूर्ण सोच के साथ साथ समस्या समाधान, नवाचार और अनुकूलन क्षमता के साथ साथ सक्षम बनाने में एक वैचारिक आधार प्रदान करेगा। आने वाले दशकों में भारत के पास सबसे बड़ा कार्यबल होने का अनुमान है, अतः जनसंख्या का एक बड़ा भाग अब उच्च शिक्षा तंत्र में प्रवेश करने जा रहा है, और इसलिए इस देश के भविष्य के निर्माण की आकांक्षा रखने वालों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले शिक्षकों के लिए समग्र शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना समय की प्रमुख मांग है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो सूचना तकनीक आज ज्ञान के प्रसार और शिक्षण का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है। यहाँ आप देखते यह है जहाँ विशिष्ट ज्ञान तक पहुंच को संभव बनाती है, वहीं दूसरी ओर इसके प्रसार का भी एक सशक्त माध्यम है। यह शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच की दूरी को भी कम कर देती है
और अतः बदलते परिवेश और बदलती तकनीक के साथ शिक्षकों का सूचना प्रौद्योगिकी में पारंगत होना समय की आवश्यकता है। और आप देखते हैं कि आज तकनीकी विकास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी परिष्कृत प्रौद्योगिकी को भी संभव बना दिया है, जो ज्ञान का एक नया संसार है। और आप देखते हैं कि लेकिन हर प्रौद्योगिकी के साथ उसके न्यायपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है ताकि वहां संतुलन बना रहे। शिक्षक इस संतुलन को बनाए रखने के एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भविष्य के शिक्षकों के साथ साथ भावी विद्यार्थियों को भी सशक्त बनाएगा। इस शिक्षा प्रणाली में आप देखिए नवाचार को मिले प्रोत्साहन। तो वर्तमान सदी में हम एक वैश्विक समाज में रह रहे हैं, ऐसे में शिक्षकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के बहुमुखी कार्यक्रमों की जरूरत है। साथ ही शिक्षा पाठ्यक्रम को इस तरह से संशोधित करने की आवश्यकता है कि वह समावेशी हो और उसमें आजीवन सीखने और शिक्षार्थियों के विकास और अनुप्रयोगों पर जोर दिया जाए। पाठ्यक्रम को समाज की लगातार बदलती जरूरतों, नैतिक मानदंडों, प्रौद्योगिकी उन्नति और प्रसार एवं वर्तमान संदर्भ में दूरस्थ वर्चुअल सीखने की पद्धति का भी संज्ञान लेना चाहिए। अतः इस संदर्भ में गहन चिंतन मनन की आवश्यकता है और जिसमें विविध पक्षों के साथ साथ बीएड पाठ्यक्रम के लिए 1 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष के पाठ्यक्रमों पर भी विस्तृत चर्चा हो और नए परिवेश में शिक्षकों के लिए एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम अवश्य ही नई दिशा का निर्माण करेंगे। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक अध्यापकों की गुणवत्ता का एक आधार प्रस्तुत करता है। वास्तव में यह तो केवल एक आरंभ है जो दीर्घकालिक परिणाम देगा। इसमें 21वीं सदी में अध्यापकों की कार्यदक्षता निर्धारित होगी ताकि बदलती तकनीक से वे स्वयं को परिचित कराते और कुशल बनाते रहें। और जब हम दीर्घकालिक परिणाम की बात करते हैं तो यह निश्चित रूप से विद्यार्थियों के प्रोत्साहन से जुड़ा होता है, क्योंकि कुशल शिक्षक निश्चित रूप से विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का एक और अभिनव प्रयास राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन के रूप में है और आप देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शिक्षकों को सलाह देने, ज्ञान के औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रसार के साथ ही शिक्षकों के व्यावसायिक कौशलों के विकास की दिशा में कार्य करता है। राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन द्वारा विविध कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से जहां शिक्षकों को प्रशिक्षित और नए अनुभव प्रदान किए जाते हैं, वहीं तकनीक के कुशलतम उपयोग के माध्यम से भी निरंतर कौशल विकास की दिशा में कार्य किया जाता है। और यह समन्वित प्रयास देश में शिक्षकों को ज्ञान का एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं। अनेक सरकारी नवाचारों को लागू करने के लिए ब्रिज कोर्स का निर्माण एक सरल और प्रभावी कदम होगा और जैसे शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षण की गुणवत्ता एक स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन पर भी निर्भर होता है। तो एक और जहां आप देखते हैं इस प्रक्रिया में शिक्षण को ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों का स्वस्थ होना आवश्यक है, वहीं शिक्षकों को भी शारीरिक शिक्षा व योग शिक्षण में निपुण होना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रीय शिक्षा की बात करती है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आधुनिक विज्ञान को हम नकार दें। वस्तुतः भारत से अतीत में ज्ञान की कई धाराएं प्रवाहित हुई हैं, परंतु कालांतर में वे कहीं यह शिक्षकों को सलाह देने, ज्ञान के औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रसार के साथ ही शिक्षकों के व्यावसायिक कौशलों के विकास की दिशा में कार्य करता है। राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन द्वारा विविध कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से जहां आप देखिए शिक्षकों को प्रशिक्षित और नए अनुभव प्रदान किए जाते हैं, वहीं तकनीक के कुशलतम उपयोग के माध्यम से भी निरंतर कौशल विकास की दिशा में कार्य किया जाता है। यह समन्वित प्रयास देश में शिक्षकों को ज्ञान का एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं। अनेक सरकारी नवाचारों को लागू करने के लिए ब्रिज कोर्स का निर्माण एक सरल और प्रभावी कदम होगा। जैसे शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षण की गुणवत्ता एक स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन पर भी निर्भर होती है। तो एक और जहां आप देखिए इस प्रक्रिया में शिक्षण को ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों का स्वस्थ होना आवश्यक है, वहीं आप देखिए शिक्षकों को भी शारीरिक शिक्षा व योग शिक्षण में निपुण होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रीय शिक्षा की बात करती है, इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि आधुनिक विज्ञान को हम नकार दें। वस्तुतः भारत से अतीत में ज्ञान की कई धाराएं प्रवाहित हुई हैं, परंतु कालांतर में वे कहीं खो गई हैं। हमने गौरव का बोध भी खो दिया है। हर ज्ञान और कौशल के लिए हमने पश्चिम की ओर देखना शुरू कर दिया। शिक्षक का एक महत्वपूर्ण दायित्व उस समर्थ भारत से विद्यार्थियों का परिचय कराना भी है
अतः शिक्षण अध्यापन सामग्री के पुनर्निरीक्षण के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशन और शिक्षकों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। और इसमें भारत के दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान, जीवन मूल आदि जैसे विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों में परिचय ब्रिज कोर्स के माध्यम से हो सकता है। अच्छी बात है। और देखिए, शिक्षा मुझे लगता है कि मूलभूत आवश्यकता है हर किसी की, और मेरा तो मानना ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, और जहाँ तक जो पढ़ सकता है, जितना पढ़ना चाहता है, फ्री होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो मुझे लगता है हर किसी की पहुंच होनी चाहिए। चलिए, बाकी देखिए, जो काम के रहते हैं उन्हीं पर आर्टिकल पर हम लोग बातें करते हैं। और संसद की मर्यादा का सवाल, तो संसद में होने वाली गतिविधियों के बीच संविधान चर्चा के केंद्र में है। तथ्यों के आधार पर सत्ता पक्ष से सवाल करना उचित है, परंतु विपक्ष को संसद की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पर हम लोगों ने कल भी बात कर ली थी, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप देखें, दैनिक जागरण का जो संपादकीय पार्ट है उसकी कहानी खत्म होती है। एक जनसत्ता का आर्टिकल भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है, और आपके एग्जाम की डिमांड के हिसाब से लिखा जाता है। अनदेखी से बिगड़ती परिस्थिति की, और आप देख रहे हैं कि पर्यावरण का हाल क्या होता जा रहा है। तो पर्यावरण को भारी नुकसान और जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया का ध्यान लगातार भविष्य की गंभीर चुनौतियों की ओर बना हुआ है। भारी विनाश के आसार नजर आने के बावजूद स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के एक ताजा अध्ययन में खुलासा हुआ कि जीवाश्म ईंधनों की खपत और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि अक्षय ऊर्जा स्रोतों में हुई वृद्धि के कारण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। वैश्विक आप देखते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा की खपत अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 620 एक्सा जूल पर पहुंच गई है। पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 40 गीगाटन के पार चला गया है। यह पर विश्व मंच और पर्यावरण विश्लेषकों को यह समझने में मदद करती है कि निकट भविष्य की चुनौतियां कितनी भयावह हैं। वैश्विक तापमान में 1 डिग्री का यह हर अंश प्राकृतिक प्रणालियों, मानव समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम उन्नत कर सकता है। वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2022 के स्तर से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 37 गीगाटन की कटौती करने, 2050 तक ऊर्जा क्षेत्र में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की आवश्यकता है। और कुछ प्रगति के बावजूद ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों की वर्तमान तैनाती और इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों के 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्तरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के अनुकूल मार्ग के लिए समाज द्वारा ऊर्जा के उपयोग और उपभोग और उत्पादन के तरीकों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। दीर्घकालिक निम्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियां और शुद्ध शून्य लक्ष्य अगर पूरी तरह से क्रियान्वित किए जाते हैं तो 2022 के स्तर की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 6% और 2050 तक 56% की कमी आ सकती है। हालांकि अधिकांश जलवायु प्रतिज्ञाओं को अभी विस्तृत राष्ट्रीय रणनीतियों और योजनाओं में तब्दील और क्रियान्वित किया जाना है, और जिसके लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन चाहिए। नियोजित ऊर्जा परिदृश्य के अनुसार ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन अंतर 2050 तक 34 गीगाटन तक पहुंचने का अनुमान है। 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बने रहने के लिए हर साल करीब 1000 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की जरूरत होती है। 2 साल पहले वैश्विक स्तर पर करीब 300 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ी गई है, जो नई क्षमता का 83% है, जबकि जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा के लिए संयुक्त हिस्सेदारी 17% है। अक्षय ऊर्जा की मात्रा और हिस्सेदारी दोनों में पर्याप्त वृद्धि की जरूरत है, जो आप देखिए तकनीकी रूप से संभव है। सन 2022 में रिकॉर्ड अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है। इस वर्ष जीवाश्म ईंधन सब्सिडी का उच्चतम स्तर भी देखा गया है, क्योंकि कई सरकारों ने उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उच्च ऊर्जा कीमतों के झटके को आप देखिए कम करने की कोशिश की है। सभी ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश 2022 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। फिर भी जीवाश्म ईंधन में भी पूंजी निवेश अक्षय ऊर्जा निवेश से लगभग दोगुना था। जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सामर्थ्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होने के कारण सरकारों
सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेश सही रास्ते पर है, अपने प्रयासों को दुगना करने की आवश्यकता है। ऊर्जा संक्रमण के संकेतकों, ऊर्जा क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण तेजी की आवश्यकता दर्शाते हैं। भविष्य में ये स्थितियां निवेश की जरूरतों और जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते प्रभाव की लागत को भी बढ़ाएगी। दूसरी ओर आप देखिए, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद जीवाश्म ईंधनों की बढ़ती मांग भी गंभीर चिंता का विषय है। और इससे पता चलता है कि स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग का मुकाबला दुनिया नहीं कर पा रही है। यानी ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने की दिशा में दुनिया को ऊर्जा उत्पादन में जिस बदलाव की जरूरत है उसकी गति अब भी अपेक्षित नहीं है। और जानकार जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल में गिरावट न आने पर चिंता जताते हुए बताते हैं कि एक ऐसे वर्ष में जहां हमने अक्षय ऊर्जा स्रोतों के योगदान को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते देखा, दुनिया में ऊर्जा की मांग का स्तर भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। इसका मतलब है कि जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा के हिस्से में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत के ऊर्जा मिश्रणों में कोयले की हिस्सेदारी करीब 55% है। भारत इसे अपने लिए सबसे अहम जीवाश्म ईंधन बताता है क्योंकि देश में कोयले का बड़ा भंडार है। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा में काफी विकास भी किया है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में इनकी भागीदारी अब भी काफी कम है। और एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया भर में जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल एक जैसा नहीं है। मसलन यूरोप में जीवाश्म ईंधन की खपत का रुझान बदल रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद से पहली बार यहाँ जीवाश्म ईंधनों से मिलने वाली ऊर्जा का स्तर 70% से नीचे रहा है। और इसकी एक वजह यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूसी गैस की खपत में आई कमी भी है। जर्मनी, या आप देखिए, जर्मनी का कार्बन उत्सर्जन 7 दशक में सबसे कम रहा है और कोयले की कम खपत में इसकी बड़ी भूमिका निभाई है। और अमेरिका में भी कोयले के इस्तेमाल में 17% तक की गिरावट आई है। भारत में जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ा है और इनकी कुल खपत में 8% की वृद्धि हुई है। देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग का तकरीबन पूरा हिस्सा जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से पूरा हो रहा है। चीन में एक और जहां सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काफी काम हुआ, वहीं पिछले वर्ष तक यहाँ भी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग 6% बढ़ा है। हालांकि अक्षय ऊर्जा स्रोतों में चीन के बड़े निवेश में जानकार काफी संभावनाएं देखते हैं। पिछले वर्ष दुबई जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहली बार तेल, गैस और कोयले से दूरी बनाने पर सहमत हुआ है। इस बात पर भी सहमति बनी है कि सदस्य देशों को 2030 तक वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और उसी अवधि के भीतर ऊर्जा दक्षता की दर को दोगुना करने का प्रयास करना चाहिए। 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को 0 तक कम किया जाना चाहिए। इस प्रकार जीवाश्म ईंधन युग के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया और मान्यता दी कि नवीकरणीय ऊर्जा जलवायु पर कार्रवाई और जलवायु न्याय के लिए वैश्विक समाधान है। सवाल यह है कि उस जलवायु सम्मेलन के निर्णयों की दिशा में अब तक कैसी पहल हो सकी। बदलती जलवायु, धूसर पर्यावरण, मानसूनी विचलनों के बीच इस बार की गर्मी ने कहर बरपा दिया। तब भी आंखें खुल जाएं तो गनीमत है। बाकी भुगतान के लिए हम लोग तैयार रहें अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो। और इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, कोई सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।